हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शेखावत इस 12th प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बॉटनी का पेपर सेकंड, जिसका नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। तो आइए हम इसका पार्ट ए सबसे पहले देखते हैं। पार्ट ए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ फंगस विच इज सोर्स ऑफ प्लोरीफेरिन। ऐसे कवक का नाम बताइए जिससे प्लोरीफेरिन मिलता है। तो प्लोरीफेरिन पहले क्या है वो हम देखते हैं। तो प्लोरीफेरिन जो है वो है एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। अब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर भी हमें एंटीबायोटिक सजेस्ट करता है। वो किस लिए सजेस्ट करता है? क्योंकि हमारे बॉडी में कोई ऐसी बीमारी होती है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होती है। तो अब ये एंटीबायोटिक क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। तो अब ये जो हमारा प्लोरीफेरिन नाम का एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, ये कौन से जीवाणु की वृद्धि को रोकता है? तो जिस जीवाणु से हमें टीबी की बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, उस बीमारी के बैक्टीरिया को ये रोकता है। तो अब ये हमें मिलता किससे है, कौन से कवक से मिलता है, वो जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस। तो हमें जो प्लोरीफेरिन नाम का एंटीबायोटिक है वो किससे मिला? एस्परजिलस प्लोरीफेरेंस से। तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ए का। पार्ट ए का सेकंड क्वेश्चन है, राइट द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ सेक्रोमाइसिस। जो सेक्रोमाइसिस कवक है उसका वर्गीकरण दीजिए, हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हम जानते हैं क्लासिफिकेशन हमेशा हायरार्की में लिखा जाता है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले किंगडम यानी जगत। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉटनी। तो बॉटनी में कौन सा जगत आता है? पादप जगत यानी प्लांटे। उसके बाद आता है हमारा संघ, फाइलम, जो क्या हो जाएगा, ये एक कवक है तो हमारा संघ हो जाएगा फंजाई। फंजाई यानी कवक। उसके बाद हम देखें डिवीजन। तो डिवीजन हमारा हो जाएगा यूमाइकोटा यानी प्रभाग हमारा हो जाएगा यूमाइकोटा। उसके बाद उपप्रभाग यानी सब डिवीजन, जो हो जाएगा एस्कोमाइकोटिना। सब डिवीजन के बाद आएगा हमारी क्लास हेमिएस्कोमाइसिटिस। उसके बाद हमारा ऑर्डर गण एंडोमाइसिटेल्स। फैमिली कुल, जो हो जाएगी इसी सेक्रोमाइसिस के नाम से ही सेक्रोमाइसिटेसी। और जीनस सबसे एंड में यानी वंश क्या हो जाएगा? खुद सेक्रोमाइसिस। तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण किसका? सेक्रोमाइसिस का यानी ईस्ट का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? विकल्पी परजीवी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इनके पास परजीवी होना एक विकल्प है। ऐसे ये क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, पर ये इनके पास विकल्प के तौर पर है कि ये परजीवी बनकर भी अब दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर भी अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना ले सकते हैं। तो हम देखें कि ये हमारा फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो ये विकल्पी परजीवी, ये असल में क्या होते हैं? मृतोपजीवी यानी सेपेरोफाइट।
व्रतोपजीवी है ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर यानी सड़े गला जो मैटर होता है उनसे अपना खाना ले सकते हैं, अपने लिए न्यूट्रिएंट जरूरी तत्व ले सकते हैं। पर इनके पास विकल्प है कि ये परजीवी की तरह रह सकते हैं, परजीवी की तरह भी रह सकते हैं, यानी किसी पोषित कोशिका पर, होस्ट सेल पर डिपेंड रह सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो उसे हम बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसके एग्जाम्पल में है फ्यूजेरियम, ये एक कवक है और इसको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट के एग्जाम्पल के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज क्रोजियर। क्रोजियर क्या होता है, तो क्रोजियर एस्कोमाइकोटिना के सदस्यों में, एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बनता है, संरचनात्मक विशेषता है एस्कोमाइकोटिना की, तो उसे हम क्रोजियर कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है, संरचनात्मक विशेषता है किसकी, तो एस्कोमाइकोटिना के मेंबर की, एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स की। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, और इसके अंदर डाइकैरियोटिक कैरियन होता है, यानी ऐसा केंद्रक होता है जिसके पास दो तरीके के गुण होते हैं, यानी फीमेल और मेल दोनों के डाइकैरियोटिक सेल बना लेता है, इसको हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस केंद्रक। और ये जो हुकनुमा संरचना बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोजियर। अब ये आगे चल के क्रोजियर सेल जो होता है वो किसका निर्माण करेगा, एस्कस का। तो इसीलिए एस्कस किसमें बनता है, एस्कोमाइकोटिना के अंदर। तो हमने क्या बोला है, संरचनात्मक विशेषता है एस्कोमाइकोटिना की के हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे हम क्रोजियर कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफाइन वायरॉइड। वायरॉइड क्या है, तो वायरॉइड से पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि इससे पहले एक वर्ड आया था वायरस, जिसको हम सबसे छोटा जीव मानते थे कि वायरस ही है जो सबसे छोटे होते हैं, पर वायरॉइड की डिस्कवरी के बाद हमें पता चला कि वायरॉइड है जो सबसे छोटे होते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट एंटाइटी, यानी सबसे छोटी एंटाइटी प्रजाति जो क्या है, वायरॉइड। अब ये होती कैसी है, तो ये सिंगल सर्कुलर आरएनए होते हैं, यानी ये सिर्फ आरएनए के धागे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, या तो गोले के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं और कभी कभी ये सीधे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्ट्रेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या रॉड शेप जिसे हम बोल सकते हैं वैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इनकी खोज किसने की, तो इनकी खोज सबसे पहले की टीओ डेनियर ने, और किसने की, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ट्यूबर वायरॉइड यानी आलू दूरी कंद वायरॉइड, ये सबसे पहला वायरॉइड है जो डिस्कवर्ड हुआ था। तो अब इन्हीं सबको मिला के आप परफेक्ट डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं, नहीं तो आप जो हम लोग ऐप पे जहां पर जाएंगे वहां पर हमारे नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पर आपकी इसको परफेक्ट डेफिनेशन वहां अवेलेबल मिल जाएगी आपको। इसके बाद देखिए हम, राइट द रोल ऑफ हेट्रोसिस्ट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल जो होते हैं उसमें हेट्रोसिस्ट का कार्य बताइए। तो हेट्रोसिस्ट क्या है, हेट्रोसिस्ट इसका कार्य हमसे पूछा है, तो हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या हम बोले N2 फिक्सेशन। क्यों करता है ये N2 फिक्सेशन, क्योंकि इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस, जिसकी हेल्प से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है। अब इसके एग्जाम्पल हम देखें तो वो है नॉस्टॉक
एनाबेना या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अब हम इसका डायग्राम देखें तो ये क्या है, ये हमारे बाकी के सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव कायिक सेल्स है, कायिक कोशिकाएं हैं। अब इसमें क्या होता है, एक सेल बीज के अंदर मॉडिफाई हो जाता है और यही हेटेरोसिस्ट बनाता है। ये क्या हो गया हमारा हेटेरोसिस्ट। और ये काम क्या करता है, N2 का फिक्सेशन, स्थिरीकरण नाइट्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से। अब अगला क्वेश्चन हम देखें, विच पैथोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बंची टॉप ऑफ पपाया, यानी पपीते में जो गुच्छित चूड़ रोग होता है उसका रोगजनक कौन है। तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम हिंदी में भी माइकोप्लाज्मा ही बोलते हैं। अब ये माइकोप्लाज्मा कैसे करता है ये रोग, तो ये माइकोप्लाज्मा जो प्लांट के अंदर जाता है और उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनको इम्बैलेंस करता है, या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती है। तो पपीते के अंदर क्या होता है, जो उसका शीर्ष का भाग है, ऊपर का भाग है, वो बंची अपीयरेंस यानी गुच्छित हो जाता है, जिसको हम बंची टॉप ऑफ पपाया बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु की कोशिका के जो कोशिका भित्ति होती है उसके मुख्य घटक क्या है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूकोपेप्टाइड, इनको हिंदी में भी यही बोला जाता है। अब होता क्या है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन हम जानते हैं बैक्टीरिया दो तरीके के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों में ही पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर प्रेजेंट होती है। तो अब इसमें नैम एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, नैक और कुछ पेप्टाइड्स, ये मिलकर सेल वॉल का मेन कंपोनेंट बनाते हैं। इसके अलावा जो जीवाणु है, यानी ये क्या है, दोनों की कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका की भित्ति इनसे बनी होती है। पर जो ग्राम नेगेटिव होता है उसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड या हम बोले लिपिड की बाहर की साइड और अंदर की साइड, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर के ऊपर की साइड और नीचे की साइड एक लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड की ग्राम नेगेटिव के अंदर। इसके अलावा हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल में टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन, लिपोपॉलीसेकेराइड, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। पर मेन कंपोनेंट क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूकोपेप्टाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, व्हाट इज क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या है, संगरोध क्या है। तो इस वर्ड से तो हम आजकल बहुत ज्यादा फेमिलियर है, क्योंकि इससे पहले वाली ड्यूरेशन हमारे पास थी कोरोना काल की, कोरोना पीरियड की, जिस टाइम हमने सबसे ज्यादा ये वर्ड सुना। तो अब हम लोग इसके बारे में आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्वारंटाइन। तो इसी को आप लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो किस पे लगा सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, खेती से जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर, किसी लोगों पर यानी पीपल पर, किसी कमोडिटी पर यानी दूसरे देश से हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ताकि क्या हो, कोई बीमारी या तो जो होने वाली है फैल सकती है उन चीजों से, वो रुक जाए या डिले हो जाए, यानी थोड़े टाइम तक डिले हो जाए। तो ये होता है हमारा क्वारंटाइन। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। और हमारा पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लूज स्मट ऑफ व्हीट, यानी रोगजनक का नाम लिखिए किसके, गेहूं के निरावृत कण रोग का। तो हम देखें इसका जो रोगजनक होता है वो क्या होता है, इसका रोगजनक है अस्टिलाको
ट्रिटिसाई, इसका रोगजनक क्या है? अस्टिलागो ट्रिटिसाई। तो ये जो ट्रिटिसाई है ये वैरायटी है, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? जो रोगजनक है इसका वो है अस्टिलागो न्यूडा, ये जीनस, ये स्पीशीज, और इनके आगे वैरायटी आती है जिसको हम लिखते हैं VAR, वैरायटी ट्रिटिसाई। अब ट्रिटिसाई क्यों बोला है वैरायटी को? क्योंकि हम जानते हैं गेहूं को हम ट्रिटिकम एस्टिवम नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम उसका वो है, इसलिए अस्टिलागो न्यूडा की वो वैरायटी जो गेहूं को रोगित करे, ने गेहूं में निरावृत कण रोग फैलाए, वो है अस्टिलागो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई। इसके बाद हम पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आप लोगों के पास हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना होता है, पर यहाँ पर मैं आपको पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम चलते हैं पार्ट बी के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो है राइट द विथ द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, यानी राइजोपस का जीवन चक्र बताना है, वो भी डायग्रामेटिकली, यानी चित्र बनाकर। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारी जो स्ट्रीम है, इसके अंदर डायग्राम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप डायग्राम बनाते वक्त सबसे कलरफुल पेन या कलर्स का इस्तेमाल करें। तो आइए अब हम देखते हैं राइजोपस का जीवन चक्र। तो राइजोपस का जो जीवन चक्र, ये हमारे राइजोपस का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? राइजोपस का। तो ये राइजोपस के स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे नीचे राइजोइड होते हैं जिन्हें हम मूलाभास कहते हैं, उसके ऊपर स्टोलन होता है जो हमारी जमीन पर होता है, तो उसको हम भूस्तरी या भूस्तारी कहते हैं। और जो ये स्ट्रैंड्स निकल रहे होते हैं, ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, वो होते हैं स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानी दल, जिनके अंदर स्पोरेंजियम लगते हैं, जो होते हैं बीजाणुधानी, और यही आगे चल के बीजाणु का निर्माण करते हैं। उसके अलावा एक अनफर्टाइल रीजन होता है, ये बीच वाला बंध्य भाग होता है, जो उर्वर नहीं होता, जो रिप्रोडक्शन में काम नहीं आता, उसको हम कॉल्यूमेला कहते हैं। तो अब ये जो हमारा राइजोपस है, इसके जीवन चक्र के लिए हमें इसका रिप्रोडक्शन देखना पड़ेगा, यानी जनन देखना पड़ेगा। तो ये राइजोपस का जो रिप्रोडक्शन है, यानी जनन है, वो जनन 3 तरीके से होता है। राइजोपस में रिप्रोडक्शन जो है, जनन जो है, वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जनन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। और तीसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो इन तीनों को हमें पढ़ना पड़ेगा राइजोपस के जीवन चक्र को जानने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कायिक जनन। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो हमारा कायिक जनन है, ये होता है खंडों के माध्यम से, यानी फ्रेगमेंटेशन से। जो कायिक जनन है वो बहुत सारे तरीकों से होता है, जैसे मुकुलन, विखंडन। तो ये जो होता है राइजोपस में, वो विखंडन के माध्यम से या खंडन के माध्यम से होता है। अब होता क्या है, जैसे ये हमारा राइजोपस का कवक जाल, राइजोपस का माइसीलियम, या जिसको हम बोलते हैं कवक जाल। ये जो कवक जाल होता है वो बहुत सारे खंडों में विभाजित हो जाता है, यानी फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। और इसका प्रत्येक खंड
इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा वापस माइसीलियम कवक जाल बना ले राइजोपस का, यानी पूरा कवक जाल बनाने की क्षमता होती है प्रत्येक खंड में। तो ये होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन राइजोपस के अंदर, जो होता है खंडन के माध्यम से या विखंडन के माध्यम से, जिससे पूरा कवक जाल वापस बन जाता है। अब हम दूसरा देखें तो दूसरा आता है हमारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो अलैंगिक जनन होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है क्लेमाइडोस्पोर के माध्यम से, यानी क्लेमाइडो बीजाणु के माध्यम से, और दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर के माध्यम से, यानी एप्लेनो बीजाणु के माध्यम से। तो ये जो है ये एप्लेनो बीजाणु के माध्यम वाला डायग्राम है। क्लेमाइडोस्पोर वाला सीधा सा है कि क्लेमाइडो बीजाणु के अंदर क्या होता है, जो राइजोपस कवक जाल है उसके जो खंड होते हैं बीच बीच के, वो अपने चारों ओर स्पोर की वॉल सीक्रेट कर लेते हैं, भित्ति सीक्रेट कर लेते हैं और मोटी भित्ति वाले टुकड़े बन जाते हैं। वो क्लेमाइडोस्पोर की तरह काम करते हैं और जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वो जाकर जर्मिनेट कर लेते हैं, जनन नलिका बना लेते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। तो वो होता है क्लेमाइडोस्पोर से। ये है एप्लेनोस्पोर से। एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी अचल बीजाणु होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं। तो ये रहा हमारा राइजोपस। यहां से हमारी एसेक्सुअल अलैंगिक साइकिल राइजोपस की स्टार्ट हो रही है, अलैंगिक चक्र। तो ये रहा हमारा राइजोपस। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक स्पोरेंजियोफोर या कोई भी एक पार्ट, कोई भी माइसीलियम का एक तंतु ऊपर की साइड एरियल पार्ट बनाने लगता है, वायव्य बढ़ने लगता है, लंबा होने लगता है। ये एक पार्ट लंबा हो रहा है। अब इसके ऊपर जो ऊपर की टिप होती है, हाइफल टिप होती है, कवक तंतु की हाइफल टिप होती है, वो ऊपर की साइड से फूलने लगती है, स्वेलन होने लगती है। वो स्वेलिंग के अंदर क्या होता है, वो दो टुकड़ों में विभाजित होती है। एक के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, यानी कोशिका द्रव्य ज्यादा हो जाएगा, केंद्रक बढ़ने लगेंगे, न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएगा। और वो किस भाग में होगा, परिधि वाले भाग में। ये कौन सा भाग है, परिधि का, यानी पेरिफेरल, या हम क्या बोल सकते हैं, परिधि वाला भाग। इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। और जो वो बीच वाला पार्ट होगा वहां पर रिक्तियां बनने लग जाएगी, यानी वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जहां पे रिक्तियां बन रही है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉल्यूमेला। ये कॉल्यूमेला कैसा होता है, अनफर्टाइल नेचर का होता है, बंध्य प्रकृति का होता है। इसकी वजह से कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और ऊपर हमारा बनता है स्पोरेंजियम, जिसको हम क्या बोलेंगे, बीजाणुधानी। अब इस बीजाणुधानी के अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये जिसपे बनी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोफोर। बीजाणुधानी दर। इस बीजाणुधानी दर पर यानी स्पोरेंजियोफोर पर लगते क्या है, बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम।
अब उस बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है। फिर बाद के अंदर क्या होता है, ये जो कॉल्यूमेला वाला रीजन है यानी जो बंध्य भाग है वो पानी अवशोषण करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, और ये जो स्पोरेंजियोफोर का यहाँ वाला रीजन है यहाँ पर प्रेशर बनाता है, दबाव डालता है, जिसकी वजह से स्पोरेंजियम की वॉल फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, और उसके अंदर से जो ये बीजाणु है, स्पोर्स है, ये बाहर आ जाते हैं। अब ये स्पोर्स क्या करते हैं, सबस्ट्रेटम ढूंढते हैं, आधार ढूंढते हैं, जिस पर जाकर ये लग जाते हैं, और वहां पर ये जर्मिनेटिंग ट्यूब या जर्मिनेशन का प्रोसेस करते हैं, अंकुरन का प्रोसेस करते हैं, और जर्मिनेटिंग ट्यूब निकालते हैं, यानी जनन नलिका बनाते हैं। उस जनन नलिका से अंकुरन होकर बाद में वापस से हमारा जो राइजोपस है उसका पूरा का पूरा माइसीलियम यानी कवक जाल पूरा वापस बन जाता है। इसके बाद तीसरा टाइप आता है हमारे राइजोपस की जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल के अंदर, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। इस लैंगिक जनन के अंदर जाने से पहले, बताने से पहले, मैं ये आपको ये बता दूं कि जो इसके अंदर राइजोपस होते हैं उसके अंदर हेट्रोथैलिक टाइप के माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं, यानी विषमजालिक माइसीलियम कवक तंतु प्रेजेंट होते हैं। तो ये विषमजालिक है, मतलब इसके अंदर प्लस स्ट्रैंड यानी पॉजिटिव प्रभेद या फिर प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद, दो तरीके के नेचर वाले माइसीलियम कवक जाल प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो माइसीलियम है, कवक जाल है, ये दोनों आपस के अंदर एक दूसरे की साइड बढ़ने लगेंगे, और बढ़ने के बाद ये प्रोगैमेटेंजिया बना लेंगे, यानी प्रायुग्मक धानी बना लेंगे। गैमेटेंजिया को हम युग्मक धानी बोलते हैं, तो जब ये प्रोगैमेटेंजिया होगा तो उसे हम बोलते हैं प्रायुग्मक धानी। फिर इन दोनों के अंदर जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे तो दो सेल का निर्माण होगा, बीच में से सेल टूटने वॉल बन जाएगी, पट बन जाएंगे, और जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर यानी निलंबक, और जो आगे वाला पार्ट होते हैं जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्मा और केंद्रक प्रेजेंट है, वो हो जाएंगे सीनोगैमेट यानी संयुग्मक। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक की मात्रा ज्यादा होगी, और ये आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद ये बनाएंगे युग्माणु, जाइगोट या जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब जब जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया तो ये अपने साइड में जब बहुत बड़ी वॉल सिक्रीट करता है, मोटी भित्ति वाली दीवार बना लेता है, और जब भी परिस्थितियां इसके हिसाब से नहीं होती तब ये वहीं पे पड़ा रहता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब क्या होता है, ये जर्मिनेट करता है और प्रोमाइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। यानी ये जो जाइगोस्पोर है, युग्माणु है, ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और प्रोमाइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोमाइसीलियम जो है, ये जैसा माइसीलियम हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के टाइम बना था उसके सिमिलर होता है, उसी के जैसा होता है, समान होता है। तो अब इसके अंदर जर्म स्पोरेंजियम बनेंगे, या हम बोले वही बीजाणु बनेंगे, पर ये जो बीजाणु है इनमें से आधे बीजाणु प्लस प्रभेद के होंगे, या हम बोले जो नर प्रभेद के होंगे, और कुछ बीजाणु माइनस प्रभेद के होंगे यानी मादा प्रभेद के होंगे। अब ये प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद के बीजाणु स्पोर्स क्या करेंगे, अंकुरन करेंगे या जर्मिनेशन करेंगे, और जर्म ट्यूब जनन नलिका का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो जनन नलिका है फॉर्मेशन कर इससे सेल डिवाइड होगा और वापस सेम माइसीलियम कवक जाल का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, और पूरा का पूरा राइजोपस वापस बन जाएंगे।
और ये जो माइसीलियम है अगर प्लस प्रभेद का है, पॉजिटिव स्ट्रेन का है, तो पॉजिटिव स्ट्रेन वाले ही राइजोपस का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम बोल सकते हैं नर प्रभेद का ही फॉर्मेशन करेगा, नर माइसीलियम ही राइजोपस का बनाएगा। और जो माइनस प्रभेद वाला है वो मादा माइसीलियम बनाएगा या मादा कवक जाल बनाएगा राइजोपस का। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आपके फर्स्ट यूनिट से ही है। ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक जनन को हमें बताना है, तो इसके लिए भी आपका डायग्राम बहुत जरूरी है। पर उससे पहले हम देखते हैं कि पेनिसिलियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, अलैंगिक जनन होता किससे। तो अलैंगिक जनन इसमें होता है कोनिडिया के माध्यम से। कोनिडिया को हिंदी में भी हम कोनिडिया ही बोलते हैं। अब ये जो कोनिडिया है ये लगते किस पर है, कोनिडियोफोर पर। इसको भी आप हिंदी में कोनिडियोफोर ही लिख सकते हैं। तो ये जैसा कि आपको इस डायग्राम में बताया है कि ये क्या है हमारे पास, माइसीलियम, कवक जाल किसका, पेनिसिलियम का, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पेनिसिलियम की। और ये कैसा है, वेजिटेटिव नेचर का, यानी कायिक नेचर का। तो अब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी पार्ट इसका, कोई भी एक सेगमेंट इसका ऊपर की साइड बढ़ना स्टार्ट होगा, वायवीय यानी एरियल बढ़ना स्टार्ट होगा। और उस भाग के अंदर अलग अलग माइसीलियम के सेगमेंट्स बनेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर उसके अंदर ये हमारा कोनिडियोफोर बन जाएगा। इस कोनिडियोफोर के ऊपर दो प्राथमिक जो स्ट्रेन बनेंगे, प्राथमिक जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो यहां पर बोले जाते हैं रेमी या रेमस। अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो हम इसको रेमस बोलते हैं, और वहीं पे प्लूरल यानी बहुवचन की बात हो रही है तो हम इसको रेमी बोलते हैं। इसके ऊपर जो सेकेंडरी बनेंगे यानी द्वितीयक बनेंगे उन्हें हम बोलते हैं मेट्यूले। इन मेट्यूले के ऊपर, ये हिंदी में भी सेम टर्मिनोलॉजी है इसलिए मैं आपको लिख के नहीं बता रही हूं। फिर इन मेट्यूले के ऊपर फ्लास्क शेप यानी बॉटल के आकार का ये सेगमेंट बनता है, बॉटल के आकार का सेगमेंट बनता है। ये आप देख सकते हो ऐसा सेगमेंट बना हुआ है। इस सेगमेंट को हम बोलते हैं स्टेरिग्मा या स्टेरिगमेटा यानी प्रांगुल। अब उसके ऊपर लगते हैं हमारे कोनिडिया। इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, कोनिडिया। अब ये जो कोनिडिया है ये कौन से मेथड से लगते हैं, तो ये लगते हैं बेसिपेटल अरेंजमेंट में। किस अरेंजमेंट में लगते हैं, तो वो अरेंजमेंट है बेसिपेटल अरेंजमेंट, तला भिसारी श्रृंखला। तो ये तला भिसारी श्रृंखला में लगते हैं। इसका मतलब क्या है, बेसिपेटल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब होते हैं जो नए कोनिडिया बने हैं वो कहां पर होंगे, नीचे की साइड बेस के अंदर आधार पर, और जो पुराने कोनिडिया हो जाते हैं, मैच्योर परिपक्व कोनिडिया हो जाते हैं, वो ऊपर की साइड ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब जैसे मैं आपको बताती हूँ इस डायग्राम को, यहीं पर इसके अंदर ये कोनिडिया है। अब इस कोनिडिया के अंदर क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, फिर इन दोनों के बीच में सेप्टा बन जाएगा। ये किस पर लगे हुए हैं, स्टेरिग्मा पे यानी प्रांगुल पे। ये हमारा फ्लास्क, इस फ्लास्क पे ये कोनिडिया लगे हुए हैं, केंद्रक का विभाजन हुआ। अब इन दोनों केंद्रकों के बीच में क्या बन जाएगा, सेप्टा, दीवार, पट जिसको हम बोल सकते हैं। और फिर ये जो नीचे वाला सेल है, नीचे वाली कोशिका है, वो ऊपर वाली कोशिका को ऊपर की साइड धकेल देगा और दो कोनिडिया का निर्माण हो जाएगा। अब जो ऊपर की साइड जो बना है वो कैसा है, परिपक्व यानी मैच्योर। वहीं पर जो नीचे की साइड कोनिडिया बना है वो कैसा है, न्यू या नया। जो नहीं है, जो परिपक्व नहीं है वो कोशिका है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे कोनिडिया का बेसिपेटल अरेंजमेंट ऐसे होगा और काफी सारे कोनिडियाओं का निर्माण होगा। अब जब ये सारे कोनिडिया बन जाएंगे तो ये डिस्पर्स होंगे, प्रकीर्णन होगा इनका
क्या होगा इनका? प्रकीर्णन यानी डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन करके क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेटम पे चले जाएंगे, यानी किसी आधार पर जाकर चिपक जाएंगे। वहां पर इनका अंकुरन होगा, जर्मिनेशन होगा। उस जर्मिनेशन से इनकी जर्मिनेटिंग ट्यूब या जर्म ट्यूब बनेगी, जिसको हम बोलते हैं जनन नलिका। और इसमें सेल डिवाइड हो जाएंगे, सेप्टा बन जाएंगे, वापस से पट बन जाएंगे, और ये जनन नलिका पूरे के पूरे पेनिसिलियम के नए माइसिलियम का निर्माण कर लेगी। तो ये था हमारे पेनिसिलियम के अंदर अलैंगिक जनन, असेक्सुअल लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। तो अब इसके बाद हमारा दूसरे यूनिट का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो वो क्वेश्चन क्या है? विद द हेल्प ऑफ लेबर डायग्राम डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प, यानी बेसिडियोकार्प का विकास बताना है डायग्रामेटिकली या फिर लैंग्वेज जैसे। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और लैंग्वेज भी इसमें डालेंगे। तो क्या होगा इसके अंदर? बेसिडियोकार्प किस में बनता है? तो बेसिडियोकार्प हम जानते हैं एगेरिकस में बनता है। आप लोग मशरूम जानते हैं, तो बस वो मशरूम ही है ये एगेरिकस का, और ये हमारा बेसिडियोकार्प है। तो अब यही बताना है इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसके निर्माण से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि जो हमारा एगेरिकस है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन जो होता है, वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी, इसको हिंदी में भी प्लाज्मोगेमी ही बोलते हैं। दूसरा स्टेप कैरियोगेमी, यानी केंद्र संलयन, और तीसरा स्टेप मियोसिस। तो अब प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अलग अलग प्रभेद के माइसिलियम होते हैं। तो इसके अंदर भी प्राथमिक कवक जाल होते हैं, प्राइमरी माइसिलियम होते हैं, अलग अलग प्रभेद के, प्लस और माइनस। कैसे होते हैं? प्राइमरी माइसिलियम, अब उन प्राइमरी माइसिलियम में क्या होता है? सोमेटोगेमी होती है। अब इस सोमेटोगेमी के अंदर क्या होता है? ये जैसे ये 2 सेल है, तो इन दोनों सेल के जो केंद्रक है वो तो नहीं फ्यूज होंगे, वो तो मिलेंगे नहीं, पर ये जैसे ये हमारा सेल है, ये दोनों प्राइमरी माइसिलियम जो है ये आपस में मिल जाते हैं और इनका साइटोप्लाज्म मिल जाता है, पर ये जो इनके केंद्रक होते हैं वो नहीं मिलते। तो ये था हमारा प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी के अंदर हमारे पास ऐसा सेल मिला हमें जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, यानी डाइकैरियोटिक है ये, द्विकेंद्रकीय कोशिका मिली। अब इसमें होगी कैरियोगेमी, यानी अब केंद्रक भी मिलेंगे। तो अब इन दोनों केंद्रकों के अंदर ये दोनों केंद्रक मिल जाएंगे और कैसा सेल बनाएंगे? डिप्लॉइड सेल। अब ये जो डिप्लॉइड सेल है ये कैसा माइसिलियम हो जाएगा? सेकेंडरी माइसिलियम। जब ये दोनों प्रभेद अलग अलग थे दोनों, तो अब क्या इनको बोला था हमने? प्राइमरी माइसिलियम, यानी प्राथमिक कवक जाल। तो अब ये बन गए सेकेंडरी माइसिलियम, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय कवक जाल। तो अब यही जो है ये हमारा यंग बेसिडियम का रोल करता है। इसी के डेवलपमेंट को हमें अभी इस क्वेश्चन में देखना है। अब ये जो यंग बेसिडियम है इसमें क्या होगा? ये कैसा है? 4n, नहीं सॉरी 2n ही रहेगा ये। तो अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इस अर्धसूत्री विभाजन से 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे।
और हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो हमारा सेकेंडरी माइसीलियम है, जो हमारा सेकेंडरी माइसीलियम है, ये सब टेरेन कंडीशन में होगा, यानी भूमिगत प्रेजेंट होगा, सब टेरेन प्रेजेंट होगा, यानी भूमिगत होगा, और वहां पर ये अपना सारा पोषण लेकर ऊपर की साइड बढ़ेगा। ये जो माइसीलियम है ये ऊपर की साइड बढ़ेगा, एरियल पार्ट इसका बढ़ेगा ऊपर की साइड, और ये निर्माण करेगा ऐसे आकार का जिसको हम बोलते हैं बटन अवस्था या बटन स्टेज। इसको हम क्या बोलेंगे, बटन अवस्था या बटन स्टेज। अब इस बटन अवस्था के अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ऊपर वाला जो पार्ट है वो फूला हुआ है और नीचे वाला पार्ट ऐसे हो चुका है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइप, या फिर हम बोल सकते हैं छत्रिका व्रंत। क्या बोल सकते हैं इस टाइप के अलावा, छत्रिका व्रंत, व्रंत। और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पाइलस या फिर छत्र। अब इनके अंदर, इनके बीच में जो जोड़ने वाला पार्ट होता है इनको, उसको हम बोलते हैं वेलम। तो ये बात के अंदर आएगा। तो अब ये जब बढ़ेगा तब क्या होगा, ऊपर की साइड वाला पार्ट, छत्र वाला भाग बढ़ना स्टार्ट करेगा, रैपिडली डिवाइड होना स्टार्ट करेगा और एक चैम्बर बनाएगा, प्रीलेमिनर चैम्बर, प्रीलेमिनर चैम्बर कक्ष, जो किसकी अंगूठीनुमा संरचना होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये आप देख सकते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन रहे, जिसको हम क्या, एगेरिकस की आंखों की जैसे बोल सकते हैं, पर ये रिंग लाइक चैम्बर होगा, ये प्रीलेमिनर चैम्बर होगा। अब इसके अंदर की साइड क्या होगा, ये अंदर की साइड जो इसका अवतल वाला भाग है, अवतल सरफेस है, इनर सरफेस है, उसके अंदर गिल का निर्माण होगा। ये आगे देख रहे हैं गिल बन रहा है। अब ये गिल क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग के अंदर रैपिडली डिवाइड होकर छत्र का जैसा फॉर्मेशन होगा, छाते का जैसा फॉर्मेशन होगा। तो इनके बीच का ये जो भाग है, यहां से ये जहां से जुड़े हुए रहते हैं, ये भाग बीच में से टूट जाएगा। तो इस टूटने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, एनवलस। और ये है जो स्टाइप और पाइलस को, यानी छत्रिका व्रंत और छत्र को जोड़े रखता है, और यहाँ पर खूब सारे गिल बन जाएंगे। ये गिल बन गए, गिल का निर्माण हो गया, और इसी को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं, इसी को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। और ये जहां से बनना स्टार्ट होता है उसको हम यंग बेसिडियम कहते हैं, यंग बेसिडियम कहते हैं। तो इसके बीच में, यानी सेकेंडरी माइसीलियम के बाद जब बटन स्टेज आती है, फिर छत्रिका व्रंत और छत्र का निर्माण होता है, यानी स्टाइप और पाइलस बनते हैं, बीच में गिल्स का निर्माण होता है, प्रीलेमिनर चैम्बर का निर्माण होता है जो अंगूठीनुमा संरचना होती है। तो इन सब से मिलकर हमारा बेसिडियोकार्प का निर्माण होता है। तो ये है बेसिडियोकार्प के विकास का प्रोसेस, विकास का तरीका। अब ये जो बेसिडियोकार्प है ये शुष्क अवस्था में, यानी जब सूखा पड़ा रहता है, समर सीजन वगैरह होते हैं, तब हमें नहीं देखने को मिल सकते। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा मशरूम है वो हमें कब देखने को मिलता है, बारिश के सीजन में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये जो बेसिडियोकार्प का निर्माण है ये भी शुष्क अवस्था में नहीं होता, और जब बारिश का सीजन आता है, रेनी सीजन चल रहा होता है, तब वर्षा ऋतु के अंदर हमें बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन, बेसिडियोकार्प का विकास देखने को मिलता है, जो एगेरिकस के अंदर होता है। तो अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है डिस्क्राइब डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो, यानी अस्टिलागो का जीवन चक्र बताइए। तो अब अस्टिलागो के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन होता है।
किसके माध्यम से? दो बीजाणुओं के माध्यम से, दो टाइप ऑफ स्पोर्स के माध्यम से, जिनका नाम है क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडो बीजाणु, और बेसिडियोस्पोर, बेसिडियो बीजाणु। तो इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। तो जो क्लेमाइडोस्पोर है वो पहले बनते हैं, और जो बेसिडियोस्पोर है वो क्लेमाइडोस्पोर से बनते हैं बाद में। अब ये इसकी लाइफ साइकिल आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर टीलियोस्पोर लिखा हुआ है, टीलियोस्पोर लिखा हुआ है, तो इसी का दूसरा नाम है क्लेमाइडोस्पोर। और इसके अलावा इसे क्लेमाइडोस्पोर, टेल्यूडोस्पोर, टीलियोस्पोर, स्मर्टस्पोर, ये सब इसके नाम हैं। तो हम इसको देखते हैं। तो ये जो हमारा क्लेमाइडोस्पोर होता है, इसका फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी माइसीलियम से। जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है उससे हमारे क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसा होता है? द्विकेंद्रकी कवक जाल होता है सेकेंडरी माइसीलियम। तो उससे हमारा क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो क्लेमाइडोस्पोर क्या करते हैं, इसका पहले डिस्पर्जन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्पर्जन। ये किससे होता है? वायु के द्वारा, हवा के द्वारा होता है, और ये जाकर गिरते हैं। फिर ये यहाँ पर क्लेमाइडोस्पोर का जो न्यूक्लियस है उससे यहाँ पर डिवीजन होते हैं, 2 सेल बनते हैं, मियोसिस होता है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 सेल बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद यहाँ पर ये 4 सेल बनने के बाद हमारे बनता है बेसिडियम। बेसिडियम क्या होता है? जिस पर हमारे बेसिडियोस्पोर लगते हैं, यानी बेसिडियो बीजाणु लगते हैं। अब ये जो बेसिडियो बीजाणु है ये हमारे बेसिडियम माइसीलियम से या बेसिडियल माइसीलियम से अलग हो जाते हैं, कवक जाल से अलग हो जाते हैं और करते हैं मुकुलन। जैसे हमारा ईस्ट है वो करता है बडिंग, वही हमारा जो बेसिडियोस्पोर है वो करते हैं मुकुलन का प्रोसेस और डिवाइड होते हैं। उनके बाद में उसमें प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी के टाइम ये एक कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है या ट्यूब बनती है, संयुग्मन नलिका बनती है, उससे यहाँ पर प्लाज्मोगेमी होती है। उसके बाद में यहाँ पर कैरियोगेमी होती है। और ये कैसा बन जाता है? ये जब 2 न्यूक्लियस वाला बन जाएगा तो हम इसी को बोलते हैं हमारा सेकेंडरी माइसीलियम। ये जब 2 केंद्रक वाला सेल बन जाएगा यही होता है हमारा सेकेंडरी माइसीलियम। अब इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर कि ये प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये कैसा फेज हो गया? पैरासाइटिक फेज। तो ये जो बेसिडियोस्पोर आकर प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जब तक इसमें बेसिडियम बनना ना स्टार्ट हो, ये होता है पैरासाइटिक फेज यानी परजीवी काल। तो इसके अंदर ये परजीवी की तरह रहता है हमारा अस्टिलागो, और उसके अलावा यहाँ पर होता है सेप्रोफाइटिक फेज यानी मृतोपजीवी काल। तो ये अकेला रह सकता है, इसको यहाँ पर किसी भी होस्ट की पोषित कोशिका की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा अस्टिलागो की लाइफ साइकिल। इसके बाद आते हैं गिव जनरल अकाउंट ऑफ वायरस, यानी वायरस के सामान्य लक्षण बताइए। किसके? विषाणु के। तो सबसे पहले वायरस क्या है, इसका आंसर हम देखें तो वायरस क्या है? एक इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी इन्फेक्शियस एजेंट है यानी इसमें रोग करने की क्षमता है। अब ये इन्फेक्शियस एजेंट करता क्या है? इसके पास खुद का कोई सेल नहीं होता, यानी ये ए सेल्यूलर है, ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर, यानी इसकी खुद की कोई संरचना नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन भी माना जाता है, अपवाद भी माना जाता है। किसका? सेल थ्योरी का। कोशिका सिद्धांत का जो पॉइंट है कि हर कोशिका
मतलब हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, परंतु ये क्या है? इसका अपवाद है। इसके बाद हमें वायरस के बारे में किसने बताया? तो हमें वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, इन्होंने 1880 में 1880 में हमें वायरस के बारे में बताया। वायरस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वायरस का शाब्दिक अर्थ है कि टॉक्सिक सब्सटेंस या विषैला पदार्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ? विषाणु। तो अब इसके बारे में सबसे पहले स्टडी कहाँ हुई? तो एक साइंटिस्ट आए थे इवानोव्स्की। इन्होंने 1892 के अंदर टीएमवी वायरस की डिस्कवरी की। इन्होंने सबसे पहले तंबाकू मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक विषाणु देखा और इसके बाद वायरस को स्टैनले आए थे, इन्होंने उसका क्रिस्टलीकरण करा, क्रिस्टलाइजेशन करा। किसका? टीएमवी वायरस का। अब हम वायरस की प्रॉपर्टीज देखें या जनरल कैरेक्टर्स देखें तो क्या है? यहाँ पर ऊपर मैंने आपको डायग्राम पेस्ट किया है, इससे मैं आपको बता देती हूँ कि जो वायरस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो वायरस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है हमारा बाहर की साइड होता है फॉस्फोलिपिड का एनवेलप, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ आवरण। उसके अंदर होता है प्रोटीन कोर, यानी प्रोटीन के बने हुए कैप्सिड, हम बोल सकते हैं प्रोटीन का बना हुआ कैप्सूल। उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड जीनोम, जिसके अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों मिलकर हमारे वायरस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में आप क्या लिख सकते हो? इसके स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो एनवेलप है, बाहर आवरण है, उसके अंदर की साइड हमारे प्रोटीन कैप्सिड प्रेजेंट है, प्रोटीन कैप्सिड या प्रोटीन कैप्सूल प्रेजेंट है, और सबसे अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक सामग्री, आनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट है। इसके बाद वायरस होते कैसे हैं? तो वायरस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी इसके अलावा हम देखें तो वायरस के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो वायरस के पास या तो डीएनए प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल में, आइदर डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए, इन दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी। वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी ये स्पेसिफिकली होता है कि मैं इसी होस्ट पर अपना असर दिखा सकता हूं। अगर इसको कोई दूसरा होस्ट मिले तो ये उस पर अपना असर, अपना रोग नहीं दिखा पाता, इसलिए इसको होस्ट स्पेसिफिक बोलते हैं। उसके अलावा जो वायरस है उसके पास उसके खुद के कोई भी प्रोटीन एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। इसके खुद के कोई भी प्रोटीन और एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ये रेप्लिकेशन करने के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यानी पुनरावृत्ति या फिर अपना प्रवर्धन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रवर्धन, और रेप्लिकेशन पुनरावृत्ति यानी डिवाइड होने के लिए इसके पास खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो ये किस पे डिपेंड रहता है? होस्ट के ऊपर परपोषित
कोशिका के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी जिस भी होस्ट में ये डिजीज कर रहा है तो उसके अंदर ये डिपेंड रहता है, उनके एंजाइम, उनके प्रोटीन ये यूज करता है। उसके अलावा हम देखें तो वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है, रोग पैदा कर सकता है किस किस में, एनिमल्स के अंदर, जंतुओं में, प्लांट्स पादपों के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर यानी जीवाणुओं में। वायरस जो है उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज दोनों होती है। लिविंग यानी जीवित और नॉन लिविंग जिसको हम बोलेंगे निर्जीवी। इन दोनों के गुण होते हैं, इन दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आगे देखें। तो वायरस के अंदर लिविंग बोले यानी जीवित जो होते हैं उनके कैरेक्टर के लिए बोले तो हम देख सकते हैं वायरस क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट करता है। तो वो गुण किसके अंदर होता है, लिविंग के अंदर। उसके अलावा जो हमारा वायरस है ये म्यूटेशन दिखाता है यानी उत्परिवर्तन दिखाता है, जो किसका गुण है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यानी जीवों का, जो जीवित है उन जीवों का। तो इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, लिविंग के अंदर। इसके अलावा जो हमारा वायरस है वो नॉन लिविंग में क्यों है, यानी निर्जीवों की तरह क्यों बोलते हैं हम उसे, क्योंकि उसके पास खुद का कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, नो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी कोशिका का संगठन उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता खुद का। उसके अलावा वो होस्ट पे डिपेंड रहता है यानी परपोषित कोशिका पे डिपेंड रहता है, होस्ट डिपेंडेंट होता है। कोई भी एंजाइम प्रोटीन नहीं प्रेजेंट, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग के अंदर रखते हैं। उसके अलावा देखें तो वायरस के पास उसकी खुद की कोई सेल वॉल भी नहीं होती, जब सेल ही नहीं प्रेजेंट है तो सेल वॉल भी नहीं होती और सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली भी नहीं होती, इसलिए हम वायरस को नॉन लिविंग के अंदर रखते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि वायरस कैसा होता है, तो प्लांट के अंदर जो वायरस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, एनिमल्स का जो वायरस होता है, जंतुओं में जो वायरस रोग करता है वो कैसे होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड यानी एकल रज्जुकी और द्विरज्जुकी आरएनए और डीएनए दोनों हो सकते हैं, इसके अलावा जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमारा जीवाणु है, उसके अंदर हम लोग वायरस देखें तो वो कैसा होता है, तो वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये था वायरस के बारे में। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वायरस होता है हमारा, विषाणु होता है, तो जैसे इसके डायग्राम में दिया हुआ है आपको, ये इसके डायग्राम में दिया हुआ है, तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये जो प्रोटीन कोट है, ये जो इसका प्रोटीन कैप्सिड जो होता है, ये कोई भी रोग नहीं करता है, यानी ये नॉन इन्फेक्शियस होता है। अगर वायरस को किसी की बॉडी के अंदर डिजीज करनी है या फिर रोग फैलाना है तो उसका प्रोटीन उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई उपाय का उपयोग का नहीं है क्या, प्रोटीन। अगर जब उसका न्यूक्लियर एसिड जीनोम, न्यूक्लिक अम्ल जीनोम अगर जाएगा तो ही इन्फेक्शन होगा यानी डिजीज पैदा होगी। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स, ये मैंने आपको यहाँ पर रफली बताए हैं। इसके अलावा आपको अगर इसके टॉपिक के नोट्स चाहिए, जैसे हम लोग आंसर फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो आपको हमारे ऐप पे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एड्स। एड्स के विषाणु का स्ट्रक्चर बताइए, संरचना बताइए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम पहले से लगा रखा है, इस डायग्राम को देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि एड्स का वायरस, तो एड्स का वायरस क्या है? तो एड्स का वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये होता है हमारे एड्स कॉज करने वाला एजेंट या फिर वायरस। इस एजेंट की वजह से ही HIV होता है। तो अब एड्स होता है, HIV वायरस का नाम है। तो अब क्या होता है, एड्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा क्षमता है, यानी जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको ये वायरस वीक कर देते हैं। तो अब ये बना हुआ किस किस का है? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इससे पहले हमने देखा था कि वायरस कैसा है। तो वायरस का ही स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे बाहर लिपिड की कोर है, उसके अंदर प्रोटीन कैप्सिड है और उसके अंदर उसका न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो अब हम देखें तो इसकी जो कोर है, इसका जो एनवेलप है, आवरण है, एनवेलप है, आवरण जो है वो कैसा है? तो इसके आवरण पे आप यहां देखेंगे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, जैसे GP41 जो कैसा है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी ये झिल्ली के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसके अलावा यहाँ पे GP120 भी है, GP120 जो क्या है? डॉकिंग प्रोटीन है, डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये जो दोनों प्रोटीन हैं, ये क्या काम करते हैं? ये दोनों काम करते हैं, अगर वायरस को इन्फेक्शन करना होता है तो जिस बॉडी पर ये इन्फेक्शन करेगा, जिस जीव को ये रोगित करेगा, तो उससे चिपकने का काम ये दोनों प्रोटीन करते हैं। इसके बाद हम देखें कि आगे क्या है। तो इसके अंदर की साइड हम जाएंगे तो प्रोटीन का कोड प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन कैप्सिड प्रेजेंट है, प्रोटीन कैप्सिड प्रेजेंट है। इस प्रोटीन कैप्सिड के अंदर की साइड एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तरल पदार्थ प्रेजेंट है, कैप्सिड प्रेजेंट है। उसके अंदर कौन सा प्रोटीन है? GP17। ये क्या है? मैट्रिक्स प्रोटीन है। और ये बनता किससे है? तो ये गैग जीन, वायरस के अंदर एक जीन होता है गैग जीन, वो इसको बनाता है। उसके अलावा हमारे वायरस के पास उसके मैट्रिक्स के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है प्रोटीएज, पेप्टाइडेज या पेप्टाइड्स और होस्ट प्रोटीन। तो अब इन सबको कौन कोड करता है? इन सबको एनकोड करता है गैग जीन, गैग तो ऊपर वाले को करता है, इसको करता है एनकोड पॉल जीन। तो ये इनको एनकोड करता है। इसके अलावा हमारे वायरस के पास यहाँ प्रोटीन कैप्सिड के अंदर की साइड जहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो वो न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ जो है, उसके अंदर वायरस के पास एक एंजाइम प्रेजेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है? जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, प्रतिलेखन का जो प्रोसेस होता है, उसको उल्टा कर देता है। और डीएनए जीनोम प्रेजेंट है न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर, डीएनए जीनोम प्रेजेंट है। तो ये था हमारे किसका स्ट्रक्चर? एड्स के वायरस का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर यहाँ पे बाहर की साइड इसके कोर पे GP41 प्रोटीन, GP120 प्रोटीन ये प्रेजेंट है, जो इसको होस्ट के सेल से जोड़ने में हेल्प करते हैं। अंदर की साइड हम जाएं तो अंदर की साइड इसके सेल के अंदर या इसके आवरण के अंदर की साइड कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीएज, पेप्टाइडेज, होस्ट प्रोटीन जो पॉल जीन बनाता है।
उसके अलावा प्रोटीन कोट प्रेजेंट है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ये कैप्सिड कैसा होता है, नॉन इन्फेक्शियस नेचर का। अगर जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर, वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप। उसके अंदर की साइड हमारा न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, अनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर इसका आरएनए जीनोम प्रेजेंट है, डीएनए भी हो सकता है क्योंकि वायरस दोनों का होते हैं। फिर यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिवर्स कर देता है। तो ये था एड्स के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्क्राइब वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के अंदर पोषण के कौन कौन से तरीके होते हैं, वो हमें यहाँ पे पूछा है। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण, तो ये चीज आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पोषण के तरीके हैं वो मेनली दो तरीके हैं। एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण, और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी परपोषण या परपोषित। तो अब हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमारे क्या लग जाएगा, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी स्वपोषित जीवाणु, और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी परपोषित जीवाणु। अब जो ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, स्वपोषित जीवाणु होते हैं, उनको फिर से हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो अब जैसा इसका नाम बता रहा है ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषण, यानी वो अपना खाना खुद बनाता है, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता है। तो अब उसी बेसिस पे ये दो तरीके के हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, यानी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु और रसायन संश्लेषित जीवाणु। तो अब अगर वो खाना लाइट की हेल्प से बना रहा है, किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से बना रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसा प्रोसेस हमारा प्लांट के अंदर होता है, पादप करता है, क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वैसा का वैसा हमारा बैक्टीरिया खुद बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और वहीं पे अगर वही केमिकल की हेल्प से बना रहे हैं, ऐसे जीवाणु जो केमिकल की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं, रसायनों की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो अब हम हेटेरोट्रॉफिक के पहले ऊपर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, ये तीन तरीके के होते हैं। ये क्वेश्चन आपके बी पार्ट में, तो नाम लिखना एनफ होगा और इनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बस आपको मतलब पता होना चाहिए। तो फोटोसिंथेटिक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यानी हरित गंधक जीवाणु। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, और नॉन पर्पल पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो इनके एग्जाम्पल देखें तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ये सेम फोटोसिंथेसिस की तरह ही करता है, पर इसमें जैसे हमारे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, तब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ये देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो वो है क्लोरोबियम। वहीं पर पर्पल सल्फर जो बैक्टीरिया है, बैंगनी गंधक जो जीवाणु है, उसके अंदर हम लोग देखें
तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरियोविरिडिन वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है थायोकप्सा। थायोकप्सा। उसके बाद आता है हमारा पल्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल देखें तो है रोडोस्पाइरिलम। इसमें ये सल्फर यूज करता है और इसमें ये सल्फर यूज नहीं करता, यानी इसमें ये थायो कंपाउंड यूज करता है और इसमें ये थायो कंपाउंड यूज नहीं करता। ये क्या यूज करता है, एसिड यूज करता है, जैसे मैलिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक एसिड। इनकी हेल्प से ये अपना फूड बनाता है, तो वो है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसके बाद आता है हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी जो रसायन संश्लेषण करके, कीमोसिंथेटिक करके जो जीवाणु अपना खाना बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी केमिकल्स को यूज करते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहला जो हम बेसिकली पढ़ते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीकरण बैक्टीरिया। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके देता है हमारे प्लांट को, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह प्रोसेस है उससे अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें हम देखें तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, मोनास, तो ये किस में आ गए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में। इसके अलावा हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, आणविक हाइड्रोजन होता है, उसकी हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, अपना पोषण लेते हैं, तो वो आते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया में। एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोनोबैक्टीरिया या हाइड्रोनोबैक्टर। इसके बाद हम देखें आयरन बैक्टीरिया, अब यानी जो लोहे की वस्तुएं होती है, मतलब लोहे का जो सरफेस होता है जहाँ पे लोहा ज्यादा प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से अपना बैक्टीरिया खाना बना रहा है, अपना जीवाणु खाना पोषण ले रहा है, तो उसको हम रखते हैं आयरन बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्या करता है, जो फेरस होता है उसकी हेल्प से अपना खाना लेता है। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखें तो है सूडोमोनास, बेसिलिस, और लास्ट आता है हमारा सल्फर बैक्टीरिया। जो जहाँ पे सल्फर की सोर्स ज्यादा है, सल्फर जहाँ पे ज्यादा मिलती है, वहां पे ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम देखें तो है बेगियोटिया। तो ये किसके हो गए, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे के अंदर। अब हमने यहाँ पे देखा था दूसरा मोड क्या है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ये 3 तरीके के होते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया या पैरासाइट बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया यानी जो परजीवी है वैसे बैक्टीरिया, तो वो आ जाते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया के अंदर, पैरासाइटिक जीवाणु में, परजीवी जीवाणु के अंदर। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो परजीवी जीवाणु का एग्जाम्पल क्या है, तो है ज़ैंथोमोनास, सिट्राई। और ये चीज हमेशा याद रखना, जो भी कहीं पे पैरासाइट होगा, परजीवी होगा, वो वहां पर रोग जरूर करेगा। तो ये जैसे ज़ैंथोमोनास सिट्राई है, तो ये परजीवी किस पे रहता है, जो हमारा नींबू का प्लांट होता है, सिट्रस
का प्लांट होता है, उसके अंदर ये परजीवी की तरह रहता है और वहाँ पे रोग करता है। तो ज़ेंथोमोनास सिट्राई से कौन सा रोग होता है? तो सिट्रस कैंकर होता है। फिर आता है हमारा सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, यानी जो सड़े गले पदार्थ वगैरह होते हैं, उन पर डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, उनसे अपना खाना लेते हैं, तो वो होते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तो इसका एग्जाम्पल है बेसिलस मायोइडिस। उसके बाद आता है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो सजीवी तरीके से रहते हैं, सजीवी जीवाणु होते हैं, उन्हें हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ये दूसरों पर रहते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बस अपना खाना लेते हैं और जो काम होता है वो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है इसका राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, जैसे लेग्यूमिनेस प्लांट वगैरह होते हैं उन्हें अपना नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और वहां से अपना खाना लेता है। तो ये हो गए हमारे बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट ऑन कोरम सेंसिंग। कोरम संवेदना के ऊपर नोट लिखना है, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले कोरम सेंसिंग क्या होता है? तो जैसे हम लोगों को बात करनी होती है, हम लोगों को कुछ अभिव्यक्त करना होता है, किसी से बात करनी होती है, समझाना होता है, तो वो हम कैसे बोलकर बता सकते हैं या फिर हमारे फेस एक्सप्रेशन से बताया जा सकता है। पर बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? कोरम सेंसिंग होती है। ये किस में प्रेजेंट होती है? तो ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, जीवाणु के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके माध्यम से बैक्टीरिया क्या करते हैं, जीवाणु क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ये यानी ये बैक्टीरिया के अंदर क्या है? संचार का तरीका है। किसका तरीका है? संचार का तरीका है। अब ये होता कैसे है? तो ये जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है कोरम सेंसिंग के लिए, उन्हें हम बोलते हैं ऑटो इंड्यूसर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटो इंड्यूसर। अब ये ऑटो इंड्यूसर क्या करते हैं? खुद का ही प्रोडक्शन, यानी ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाकर उसके डीएनए जीन के ऊपर मिलकर अंदर जाकर अपना ही प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो वो होते हैं ऑटो इंड्यूसर। अब यहाँ बैक्टीरिया से वापस क्या निकलेंगे? ऑटो इंड्यूसर, जो इसके अंदर गए थे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने। इसके अलावा बैक्टीरिया कोरम सेंसिंग को क्यों यूज करता है? तो बैक्टीरिया हमारा कोरम सेंसिंग को यूज करता है कॉन्जुगेशन के लिए, संयुग्मन के लिए, कॉन्जुगेशन के लिए, वायरुलेंस के लिए, प्रतिजैविक बनाने के लिए, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए, ल्यूमिनेंस के लिए यानी चमक के लिए, स्पोरुलेशन के लिए। तो इन सब के काम के लिए, अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए बैक्टीरिया जो है कोरम सेंसिंग को यूज करता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो कितने तरीके का है? दो तरीके के होते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर है जो कोरम सेंसिंग होती है वो AHL की हेल्प से होती है, एसाइल होमोसेरिन लैक्टोन या लैक्टोज, इसकी हेल्प से होती है। अब जो ग्राम नेगेटिव सेल होता है उसके अंदर जो नेचर होता है उसकी प्लाज्मा झिल्ली का, वो लिपोफिलिक होता है और ये जो मटेरियल है AHL वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो ये तो होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के अंदर कोरम सेंसिंग। और जो हमारा ग्राम पॉजिटिव है इसमें जो है AHL नहीं होकर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड या ओलिगोपेप्टाइड प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते होते हैं, तो इनको जरूरत होती है ट्रांसपोर्टर्स की या फिर कैरियर्स की, जो इनको बैक्टीरिया की सेल के अंदर पहुंचा दे। अगर अब हम स्टेप की बात करें, एक एग्जांपल AHL का ही लेके चलते हैं कि जो हमारे कोरम सेंसिंग है उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? AHL का प्रोडक्शन,
उसके बाद ये जो AHL है ये कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा सेल के अंदर, एंटर द सेल, और रेगुलेटरी प्रोटीन या रेगुलेटरी जीन से बाइंड करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन या जीन से बाइंड करेगा, या हम ये कह सकते हैं किससे, DNA से बाइंड करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उससे क्या करेगा, जुड़ेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, वहां पर जीन रेगुलेशन करके, जीन विनियमन करके AHL गया अंदर तो किसका प्रोडक्शन होगा, AHL का ही, यानी AHL ही प्रोड्यूस करवाएगा। तो ये एक तरीका है किसका, कोरम सेंसिंग का। इसके अलावा मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ कि कोरम सेंसिंग कौन कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो कोरम सेंसिंग विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया है, सूडोमोनास है, ई कोलाई है, ये सब कोरम सेंसिंग के मेथड को यूज करते हैं, कोरम संवेदना के मेथड को प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया के अंदर कोरम सेंसिंग है उसकी हेल्प से मैं एक फिनोमिना आपको बताती हूँ जो होता है, जो समुद्र में स्क्विड्स रहते हैं, क्या रहते हैं, स्क्विड्स। इन स्क्विड्स की बॉडी के ऊपर एक बैक्टीरिया रहता है, विब्रियो फिशराई। तो अब जब भी इनको स्क्विड्स को अपना खाना खाना होता है, क्या अपना फूड लेना होता है, तो ये फूड ये इन विब्रियो फिशराई के कोरम सेंसिंग मेथड की हेल्प से लेते हैं। एक जैसे आपको ये बताऊं कि अगर चांदनी रात होती है उसके अंदर ये विब्रियो फिश, ये स्क्विड्स जो है ये समुद्र के अंदर जो ऊपर वाला सरफेस होता है, अपर सरफेस होता है वहां पर जाते हैं, और जो लाइट प्रेजेंट होती है उससे ये जो इनके अंदर विब्रियो फिशरी नाम का बैक्टीरिया रह रहा है ये क्या देता है, चमक देता है, ल्यूमिनेसेंस देता है, और ये ल्यूमिनेसेंस की वजह से स्क्विड्स अपना फूड ले पाता है। अगर ये विब्रियो फिशरी इसके अंदर नहीं होता, ल्यूमिनेसेंस नहीं होता, कोरम सेंसिंग नहीं होता, तो स्क्विड्स कभी अपना भोजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो स्क्विड्स जो है, जो बड़ी फिशेज होती है, बड़ी मछलियां होती है, उनका खाना है। तो ये स्क्विड्स अगर बाहर अपना खाना लेने निकलता तो इसे बड़ी मछलियां, बड़ी फिश खा जाती। तो इस स्क्विड्स का खाना लेने का जो मेथड है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोरम सेंसिंग के ऊपर, कोरम संवेदना के ऊपर। तो ये था हमारे कोरम सेंसिंग के बारे में। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द मेन सिम्टम्स ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ डिजीज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, यानी मृदुरोमिल आसिता रोग की लक्षण, रोगजनक और रोग नियंत्रण उपाय बताइए। यानी सबसे पहले हमें क्या बताना है, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण। तो इस डिजीज को दो नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर दो स्टेजेस होती है, एक डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, डाउनी मिल्ड्यू स्टेज जिसका आपसे क्वेश्चन पूछा है, मृदुरोमिल आसिदा अवस्था जो किस पे होती है, जो लीफ पर देखने को मिलती है, पत्तियों पर देखने को मिलती है। और दूसरी होती है ग्रीन ईयर स्टेज, ग्रीन ईयर स्टेज यानी हरित बाल अवस्था या बाली अवस्था। ये आप लोगों को देखने को मिलती है इनफ्लोरेसेंस पे, किस पे, इनफ्लोरेसेंस पे यानी पुष्पक्रमण पे। अब इसमें होता क्या है डाउनी मिल्ड्यू या फिर ग्रीन ईयर डिजीज में, इसमें जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया जो होते हैं, बीजाणु जो होते हैं, वो लीव्स पर, लीफ की निचली सतह पर लोअर सरफेस पे जमा हो जाते हैं और ब्लैक कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब स्पोरेंजिया में बीजाणुधानी है, तो बीजाणुधानी में क्या बनेंगे, हमारे स्पोर्स बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। और ये जो बीजाणु है ये जो पत्तियों की निचली सतह पर बनते हैं। इसके अलावा जो हमारी लीव्स है वो ट्विस्टेड हो जाती है यानी वयावस्थित हो जाती है,
और क्लोरोटिक हो जाती है, यानी हरी माहिन हो जाती है। जो हमारी प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ है, वो स्टंटेड हो जाती है या स्तंभित हो जाती है। इसके अलावा जो तुष या ग्लूम्स जो जिसे हम बोलते हैं, और परागकेसर जो होते हैं या परागकण जो होते हैं, स्टेमेंस जो होते हैं, इन स्टेमेंस की लीफी अपीयरेंस हो जाती है, पत्तीनुमा संरचनाएं बन जाती है। ये सब अपना डिस्टॉर्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्टॉर्शन कर देते हैं, यानी जैसी इनकी आकृति होना चाहिए, आकार होना चाहिए, वैसा ना होकर ये सब पत्तीनुमा संरचनाएं बना लेते हैं। इसके अलावा जो कार्पल है, यानी जो जायांग है, उसके नंबर, उसकी संख्या कम हो जाती है, या इसकी भी जो संरचना है वो कैसी हो जाती है? लीफी हो जाती है, पत्तीनुमा बन जाती है। तो ये था हमारे सिम्टम्स किसके? तो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज के, यानी मृदुलोमिल आसिता अवस्था के, आसिता रोग के। अब हम देखें हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी ये होता किसकी वजह से है? तो इसका जो रोगजनक है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये जो है फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। इसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, अविकल्पी परजीवी होता है। तो ये किसके बारे में था? कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, उसके बारे में। अब इसके बाद आता है कि इसको डिजीज को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिजीज कब फैलती है? जब तापमान कम होता है और वातावरण में नमी ज्यादा होती है, यानी ह्यूमिड टेम्परेचर ह्यूमिड नेचर होता है, एनवायरनमेंट होता है, और टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो इसकी हम अर्ली प्लांटिंग कर सकते हैं, यानी जब इसका सीजन है बाजरे का, उससे पहले, थोड़ा पहले हम इसको अगर बो दें तो हमारे जो डिजीज है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा हम सॉइल का डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं किसका? मिट्टी का। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है, जो रोगित पौधे हैं, उनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे जब हम हार्वेस्ट करते हैं प्लांट को, तब जो डेब्रिस होता है जिसके अंदर हो सकता है कि इसका रोगजनक रह जाए, तो हम उस डेब्रिस को क्या कर सकते हैं? बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। जला सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज कर सकते हैं, यानी प्रतिरोधी किस्मों की जो होती है, जो इस डिजीज के ऊपर जिसके ऊपर ये डिजीज असर नहीं करती, वैसी किस्मों का यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमारे किसके अंदर होता है? ये सब हमारे होता है इसके कंट्रोल मेजर के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन द लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट, यानी निरावृत कंड और आवृत कंड के बीच में डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। तो जैसा मैंने इन दोनों का डायग्राम आप लोगों के लिए लगा रखा है, ये किसका है? लूज स्मट का, यानी निरावृत कण का, और ये किसका है? आवृत कण का। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि ये दोनों किस पे होती है? इनफ्लोरेसेंस पे होती है, इनफ्लोरेसेंस पे होती है, यानी
पुष्पक्रम पे होती है, पर ये क्या है, उसको बाहर से भी अफेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, और जो इसका पूरा का पूरा पुष्पक्रम होता है इसको इफेक्ट कर देती है और हमारे पूरे के पूरे अनाज को, ग्रेन को खराब कर देती है, और ये हम बाहर से भी देख सकते हैं, नोटिस फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, यानी इसको हम बाहर से देखकर भी बता सकते हैं कि ये इसको कौन सा हुआ है, निरावृत कण रोग हुआ है गेहूं के अंदर। तो अब ये आवृत कण क्या होता है, तो इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसके अंदर कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं दिखते, इसके अंदर की साइड जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स जो अंदर की साइड होते हैं फ्रॉम इनसाइड अफेक्टेड, यानी अंदर की साइड से ये जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके भाग को डिस्ट्रॉय कर देती है, और जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलता है कि इसको कवर्ड स्मट डिजीज हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन दोनों के होस्ट कौन कौन से हैं, यानी ये किस किस के अंदर रोग कर सकते हैं, अस्टिलागो की जो स्पीशीज है, ये अस्टिलागो की स्पीशीज करती है, तो निरावृत कण किससे होता है और आवृत कण किस पे होता है, तो ये हम देखें तो इसके होस्ट है व्हीट, बार्ले, और इसके होस्ट है बार्ले, ओट और शुगर केन, गन्ना। शुगर केन जो इसके होस्ट है लूज स्मट के, इसमें एक और होस्ट है मेज। अब हम इसमें बोले कि इसके फंगस कौन कौन सी इसमें अफेक्ट करती है, फंगस कौन कौन सी इसमें अफेक्ट करती है, तो इसके अंदर है अस्टिलागो, अस्टिलागो की जो स्पीशीज है वही दोनों डिजीज करती है, पर अस्टिलागो न्यूडा, ट्रिटिसाई, वैरायटी ट्रिटिसाई, तो ये किसको अफेक्ट करती है, वीट को अफेक्ट करती है। इसके अलावा अस्टिलागो न्यूडा, अस्टिलागो न्यूडा, वैरायटी हॉर्डियाई, ये लूज स्मट रोग करती है बार्ले के अंदर, और अस्टिलागो मेडिस ये करती है मेज के अंदर, मक्के के अंदर। अब हम इसकी बात करें तो इसमें फंगस कौन कौन सी है, तो इसमें भी रोग करती है अस्टिलागो हॉर्डियाई, अस्टिलागो हॉर्डियाई, अस्टिलागो कॉलेरी, और जो हमारा शुगर केन है उसके अंदर करता है अस्टिलागो सिटेमिनी, सिटेमिनी, तो ये किसके अंदर हुआ, कवर्ड स्मट के जो फंगस है वो। अब इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है कि ये जो दोनों ही हैं, कॉमन पॉइंट है कि ये जो दोनों ही हैं कवर्ड स्मट और लूज स्मट, वो वेजिटेटिव पार्ट में नहीं होता, कायिक पार्ट में नहीं होता। जो प्लांट है हमारा उसके कायिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता, ये डिजीज नहीं होती, लूज स्मट और कवर्ड स्मट। और जो ओट है उसमें दोनों ही तरह की बोथ टाइप ऑफ स्मट प्रेजेंट, यानी दोनों ही तरह की स्मट रोग होते हैं, यानी निरावृत कण भी होता है और आवृत कण भी होता है।